हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन आरबीएससी चैनल में। देखिए, आपकी बहुत डिमांड थी कि सर जो प्रश्न है प्रश्न आंसर वो करा दीजिए। तो हमारी जो किताबें हैं उन किताबों में एक गद्य खंड है, एक पद्य खंड है और हमारी वितान किताब भी है। तो इसमें से अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं। देखो 6 प्रश्न तो बनेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रश्न किस तरीके से बनने वाले हैं। 6 प्रश्न तो आपके आएंगे भाई 1 नंबर वाले, ठीक है ना। 6 प्रश्न तो कितने आएंगे, 1 नंबर वाले। और इसकी शब्द सीमा रहेगी 20 शब्द, यानी 20 शब्दों में जो आंसर लिखना है उनकी शब्द सीमा रहेगी 20 शब्द 1 नंबर वाले। 6 प्रश्न आपके आएंगे बच्चों जिसकी शब्द सीमा रहेगी 6 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर वाले जिनकी शब्द सीमा रहेगी 40 शब्द। और 4 प्रश्न आपके आएंगे। 4 प्रश्न जो है वो बड़े प्रश्न आएंगे, यानी कि 3 नंबर के प्रश्न आएंगे और इनकी शब्द सीमा रहेगी 60 से लेके 80 शब्द। तो इस तरीके से आप देखो, 6 प्रश्न अति लघुतरात्मक, 6 प्रश्न लघुतरात्मक और 4 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय आएंगे। इनमें आपको ऑप्शन मिलेगा अथवा में, मतलब 2-2 प्रश्न आएंगे, 2 में से कोई एक आपको करना है। तो 6 6 12 और 4 आपके तकरीबन 16 नंबर जो है वो हो गए। तो ये 16 प्रश्न हो गए, 16 नंबर नहीं 16 प्रश्न हो गए। ये 16 प्रश्न जो कि 3-3 नंबर के ये हो गए, 2-2 नंबर के ये और 1-1 नंबर के, ये पूरे प्रश्न कवर करने के लिए ये जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। हम इन सभी प्रकार के प्रश्नों को इस एक ही क्लास में कवर करने वाले हैं और इसका एक पार्ट और आपको मिलेगा। तो अभी हम 30 प्रश्न इस पहली क्लास में जो है वो हमने कवर करने हैं। आइए शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। निश्चित रूप से आपको इस क्लास में से प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न क्या है, कवि हरिवंश राय बच्चन जग जीवन का भार लिए फिरने की बात क्यों करते हैं। कवि सीधा सीधा प्रश्न परीक्षा में आएगा। कवि कहता है ना, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। तो आपको यहां लिखना है कि कवि का आशय यह है कि वह सांसारिक रिश्तों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए जी रहे हैं। जग जीवन का भार से तात्पर्य है जीवन में हमारी जो जिम्मेदारियां हैं समाज के प्रति, परिवार के प्रति, उन समस्त जिम्मेदारियों को निभाते हुए कवि कह रहा है कि मैं इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए जी रहा हूं। कष्ट होने के बावजूद वे दुनिया से कटकर नहीं है बल्कि वो उनसे जुड़कर प्यार बांटना चाहते हैं। क्योंकि अगली पंक्ति में कवि कहते हैं ना, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। तो भाई मैं इन जिम्मेदारियों को निभा रहा हूं, कष्ट उठा रहा हूं, पर फिर भी जो है वो कष्ट उठाते हुए भी मैं संसार के प्रति प्रेम का भाव लिए हुए फिरता हूं। तो इस प्रकार का प्रश्न लिखना है। प्रत्येक चैप्टर से हमने 2-2 प्रश्न लिए हैं। तो ये हमारी जो आत्म परिचय इनकी कविता है उसमें दूसरा प्रश्न ये आ सकता है कि शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है। कवि कहता है मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। भाई इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका अर्थ यह है कि कवि की वाणी भले ही कोमल और शांत है, वाणी तो शीतल है, शीतल का मतलब कोमल शब्दों का प्रयोग किया है, कोमल वाणी है, ज्यादा कठोर नहीं है, विद्रोही भाव नहीं है, वाणी बिल्कुल शांत है। लेकिन उसके अंदर समाज और व्यवस्था के प्रति गहरा विद्रोह और असंतोष की आग छिपी हुई है। ठीक है, शब्द बिल्कुल कोमल है लेकिन भाव बड़े गंभीर है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तीसरा प्रश्न है पतंग कविता। पतंग कविता से भी 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनते हैं वही प्रश्न हमने कवर किए हैं। पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है। कवि कहता है ना कि बच्चे जो है वो जन्म से ही लाते हैं कपास, बच्चे जन्म से ही अपने साथ क्या लेके आते हैं भाई, कपास। कपास से तात्पर्य है बच्चों की कोमलता, उनकी निश्चलता और उनकी पवित्रता। तो ये कपास किसका प्रतीक है, बच्चों में उनकी कोमलता, निश्चलता और उनकी पवित्रता का प्रतीक है। जैसे कपास चोट सह सकती है वैसे ही बच्चे गिरकर भी चोट सह लेते हैं और निडर हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पतंग कविता से ही अगला हमारा चौथा प्रश्न है बच्चों को छतों के खतरनाक किनारों से कौन बचाता है। बच्चे जब पतंग उड़ाते उड़ाते छतों के बिल्कुल किनारे तक पहुंच जाते हैं तो वहां पर उनको उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत जो है वो उन्हें बचा लेता है। छतों के खतरनाक किनारों से बच्चों को उनके ही शरीर का रोमांच संगीत जो है वो रोमांच और उनका आत्मविश्वास बचाता है, उनका डर उन्हें संतुलित रखता है।
नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके 1 नंबर में भी काम आएंगे, 2 नंबर में भी काम आएंगे और 3 नंबर में भी यही काम आएंगे। अगला प्रश्न है, भाषा के चक्कर में बात कैसे टेढ़ी हो गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद कर लेना। भाई कवि ने अपनी बात, सीधी सादी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए कठिन और चमत्कारिक शब्दों का प्रयोग किया। बात सीधी थी और उसे अगर वो सीधे शब्दों में कह देता तो बिल्कुल समझ में आ जाती थी, लेकिन कवि ने अपनी बात को अलंकारिक भाषा में उसे और ज्यादा जो है वो क्या कर दिया, पेचीदा बना दिया, जिससे बात का मूल अर्थ ही समाप्त हो गया, खो गया, और वह बात टेढ़ी हो गई, पेचीदा हो गई। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला प्रश्न देखो, बात की चूड़ी मरना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है बात का प्रभावहीन हो जाना। बात की चूड़ी मर गई ना, मतलब बात में अब प्रभाव नहीं रहा, अब वो जो है वो भाव जो था वो समाप्त हो गया। अब यहाँ पे कहा है कि जब शब्दों की बाजीगरी में बात का असली मतलब खत्म हो जाता है तो उसमें कोई कसावट जो है वो नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला, इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह कविता मीडिया की किस प्रवृत्ति पर व्यंग्य करती है। भाई देखो यहाँ पर बात हो रही है कैमरे में बंद अपाहिज। यह कविता मीडिया की संवेदनहीनता और व्यावसायिक क्रूरता पर व्यंग्य करती है। मीडिया अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए किसी की पीड़ा को भी तमाशा बना लेता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है कि राख से लिपा हुआ चौका किस भाव को व्यक्त करता है। उषा कविता का ये प्रश्न है। यह भोर यानी सुबह की नमी और पवित्रता को व्यक्त करता है। जिस प्रकार गीला चौका रसोई में साफ और पवित्र होता है, उसी प्रकार भोर का आकाश भी स्वच्छ और नमी से युक्त होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन में एक बार कवर करवा लेता हूं। कविता में नीला शंख जैसे किसे कहा गया और क्यों कहा गया उषा कविता में। देखो भाई, सूर्योदय से पहले के आकाश को नीला शंख कहा गया है क्योंकि उस समय आकाश का रंग शंख की तरह गहरा नीला, स्वच्छ और पवित्र दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न, फटाफट से, मैं ज़्यादा समय न लेकर के आपको जितना जल्दी हो सके उतने इंपोर्टेंट प्रश्न सारे कवर करवा देता हूँ। तुलसीदास ने दरिद्रता की तुलना किससे की है। भाई तुलसीदास जी ने दरिद्रता यानी गरीबी की तुलना दशानन यानी रावण से की है। उन्होंने कहा है कि गरीबी रूपी रावण ने पूरी दुनिया को अपने चंगुल में दबोच रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला प्रश्न कहा गया है कि माँ अपने बच्चे को हवा में लौका देती है, उछालती है। क्यों उछाल देती है। तो माँ अपने बच्चे को हंसाने और खिलाने के लिए उसे हवा में उछाल देती है और फिर उसे पकड़ लेती है। जब बच्चा हंसता है तो उसकी किलकारी से गूंजती हंसी माँ को आनंदित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है। कवि कहता है मेरा पन्ना जो चौक और मेरा खेत है ना, तो उसमें कवि कहता है कि कवि ने कागज रूपी खेत में विचार या शब्द रूपी बीज बोया है। जो उसके मस्तिष्क में विचार आया उसको उसने लिख दिया उस पे, तो विचार रूपी बीज या शब्द रूपी बीज कवि ने वहां पे बोया है। इसी बीज से कविता रूपी फसल तैयार हुई जो अनंत काल तक रस देगी। ये अक्षय पात्र है जो कभी समाप्त नहीं होगा, युगों युगों तक ये लोगों को आनंदित करता रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती है। भक्तिन ने अपना नाम जो लक्ष्मी नाम था, लक्ष्मी, वो लोगों को क्यों नहीं बताया था। तो आपको याद रखना है कि भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी यानी धन की देवी था, लेकिन वह बहुत गरीब थी। उसका नाम उसके भाग्य से मेल नहीं खाता था, इसीलिए वह उसे छुपाती थी और उसका उपहास से बचना चाहती थी, नहीं तो लोग उपहास करते उसका। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन है भाई कि परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशय है। बाजार दर्शन पाठ में परचेजिंग पावर से क्या तात्पर्य है। तो आपको लिखना है कि परचेजिंग पावर का अर्थ है क्रय शक्ति या पैसे की गर्मी, पैसे से चीजों को खरीदने का पावर। लोग अपनी अमीरी दिखाने के लिए जरूरत न होने पर भी बाजार से महंगी और अनावश्यक वस्तुएं खरीदते हैं। इससे बाजार की सार्थकता भी नहीं रहती और वस्तुएं भी काम नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत जी का बाजार के प्रति क्या दृष्टिकोण था। तो आपको लिखना है कि भगत जी बाजार को केवल जरूरत की चीजें खरीदने की जगह मानते थे और कुछ नहीं मानते थे। वो जीरा और नमक खरीदने के लिए सीधा पंसारी की दुकान पे जाते थे। वे बाजार के आकर्षण में नहीं फंसते थे, उनका मन संयमित और भरा हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इंद्रसेना सबसे पहले किसकी जय बोलती थी और क्यों बोलती थी? तो इंद्रसेना जब गांव में निकलती थी गलियों में तो सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती थी, बोल गंगा मैया की जय। भारतीय संस्कृति में गंगा नदी को जीवनदायी और पवित्र माना जाता है, इसलिए जल मांगने से पहले उसका स्मरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंकने को किस तर्क से सही ठहराया था? जब लेखक ने धर्मवीर भारती उसका विरोध करते थे तो जीजी ने कुछ तर्क दिए थे। तो आपको लिखना है कि जीजी ने कहा था कि यह पानी की बर्बादी नहीं है बल्कि अर्ध चढ़ाना है ना। और किसान भी फसल पाने के लिए पहले खेत में बीज बोता है, वैसे ही पानी पाने के लिए पहले पानी का त्याग करना पड़ेगा। और ऋषि मुनियों का उसने उदाहरण भी दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि लुट्टन पहलवान ने किस प्रसिद्ध पहलवान को हराया था? भाई लुट्टन सिंह पहलवान ने चांद सिंह नामक पहलवान को हराया था, जिसे शेर के बच्चे की उपाधि मिली हुई थी चांद सिंह को। लुट्टन ने उसे अपनी ढोलक की थाप से मिली प्रेरणा से हराया था। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, महामारी फैलने पर गांव में ढोलक क्या काम करती थी? तो महामारी फैलने पर जब गांव में हैजा और मलेरिया से लोग मर रहे थे, उस रात में लुट्टन की ढोलक की आवाज ही निराशा और मरते हुए लोगों को जीने की शक्ति यानी संजीवनी शक्ति उनमें भरती थी। नेक्स्ट प्रश्न ये नहीं है हमारे सिलेबस में भाई। अगला देखो ये भी नहीं है, ये कुछ प्रश्न पुराने आ गए हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये भी नहीं है हमारे सिलेबस में कुछ प्रश्न। हाँ ठीक है, ये प्रश्न है, लेखक ने आदर्श समाज के लिए किन 3 तत्वों की बात की है? तो लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार 3 जो तत्व होने चाहिए आदर्श समाज में वो है स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व यानी भाईचारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बस तो इतने प्रश्न थे, आप इन प्रश्नों का अभ्यास करना। ये फर्स्ट राउंड है, मैं इसका सेकंड राउंड भी लाऊंगा। ये प्रश्न आपको कैसे लगे मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।